मुस्कान, अंतर्मन का विहान। अद्वैत एक कॉर्पोरेट दफ्तर की नीली और ठंडी रोशनी में कैद था। उसकी मेज पर फाइलों का अंबार था और कानों में कीबोर्ड की निरंतर टकटक गूंज रही थी। वो सालों से इसी मशीन का हिस्सा बना हुआ था, जहां सपनों के लिए कोई जगह नहीं थी। खिड़की के बाहर ऊंची इमारतों के बीच उड़ते एक अकेले पक्षी को देखकर उसे अपनी खोई हुई पहचान याद आई। उसने महसूस किया कि उसका जीवन एक ऐसे पिंजरे में तब्दील हो गया है जिसकी सलाखें अदृश्य हैं। क्या उसकी नियति केवल ये कागजी दस्तावेज थे, या फिर उसके भीतर की असली उड़ान अभी बाकी थी? उस रात अपने पुराने घर के धूल भरे स्टोर रूम में अद्वैत को एक पुरानी स्केचबुक मिली। पन्ने पलटते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसमें पहाड़ों, नदियों और उड़ते हुए ईगल्स के चित्र थे जिन्हें उसने बरसों पहले बनाया था। उन चित्रों में एक ऊर्जा थी जो अब उसके वर्तमान जीवन से गायब हो चुकी थी। अपनी उंगलियों से उन लकीरों को सहलाते हुए उसने तय किया कि वो इस घुटन भरे शहर को पीछे छोड़ देगा। उसे जवाब चाहिए थे, और वो जानता था कि वे जवाब उसे केवल प्रकृति की गोद में ही मिलेंगे। कई दिनों की यात्रा के बाद अद्वैत हिमालय की एक छोटी सी बस्ती में पहुंचा, जहां हवा में देवदार की खुशबू और शांति थी। पहाड़ों की चोटियां बादलों से बातें कर रही थीं। यहाँ समय जैसे रुक गया था। वो एक पुरानी कार्यशाला की ओर बढ़ा, जिसके बारे में उसने सुना था कि वहाँ एक महान कलाकार रहता है। उसके कदम भारी थे, लेकिन मन में एक अजीब सी उत्तेजना थी। उसे यकीन था कि यहीं से उसके जीवन की नई दिशा शुरू होगी, जहाँ वो फिर से सांस लेना सीखेगा। कार्यशाला के दरवाजे पर उसकी मुलाकात मालिनी से हुई, जो एक वृद्ध और प्रभावशाली मूर्तिकार थीं। उनकी आंखों में वो गहराई थी जो केवल दशकों के अनुभव से आती है। अद्वैत ने अपनी दुविधा उनके सामने रखी और बताया कि कैसे उसने अपना रास्ता खो दिया है। मालिनी ने उसे ध्यान से सुना, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उसे अंदर आने का इशारा किया। उन्होंने कोई सांत्वना नहीं दी, बल्कि केवल इतना कहा, भीतर की उड़ान पंखों से नहीं, पत्थर को तराशने के हौसले से शुरू होती है। अगले दिन मालिनी उसे कार्यशाला के एक कोने में ले गई, जहां संगमरमर का एक बड़ा अनगढ़ टुकड़ा रखा था। वो पत्थर खुरदरा और बेजान लग रहा था। मालिनी ने उस पर हाथ फेरते हुए कहा, इस पत्थर के भीतर एक सुंदर आकृति कैद है अद्वैत। वो उड़ना चाहती है, लेकिन उसे तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है। तुम्हारा काम उसे बनाना नहीं, बल्कि उस अतिरिक्त पत्थर को हटाना है जो उसे कैद किए हुए है। अद्वैत ने उस पत्थर को देखा और पहली बार उसे अपनी आत्मा की छवि उसमें नजर आई। अद्वैत ने छेनी और हथौड़ा उठाया। शुरुआत कठिन थी। उसकी उंगलियों में छाले पड़ गए और उसका शरीर दर्द से तड़पने लगा। कई बार उसका मन हुआ कि सब छोड़कर वापस चला जाए। उसे लगा कि वो पत्थर कभी नहीं टूटेगा, लेकिन हर बार जब वो हार मानने लगता, उसे अपनी दफ्तर की वो नीली रोशनी याद आ जाती। वो पत्थर पर प्रहार करता रहा। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत होती गई। वो सिर्फ पत्थर को नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर को भी तोड़ रहा था। शाम को काम खत्म करने के बाद मालिनी और अद्वैत आग के पास बैठे। मालिनी ने उसे चाय का एक मिट्टी का प्याला थमाया और कहा, मन की उड़ान का मतलब भौतिक दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की रचनात्मकता को पहचानना है। जब तुम पत्थर को तराशते हो, तो तुम वास्तव में अपनी सोच को आकार दे रहे होते हो। अद्वैत ने महसूस किया कि उसकी घबराहट अब शांति में बदल रही थी। पहाड़ों की खामोशी अब उसे डराती नहीं थी, बल्कि उसे संगीत की तरह सुनाई देने लगी थी। हफ्तों बीत गए। अद्वैत अब पत्थर में डूबा रहता था। उसे दिन और रात का होश नहीं रहता था। धीरे धीरे उस बेजान पत्थर से पंखों की आकृति उभरने लगी। वो अब केवल एक मूर्तिकार नहीं था, वो उस पत्थर के साथ एक हो गया था। मालिनी दूर से उसे देखती रही, यह जानते हुए कि शिष्य ने अपना गुरु स्वयं के भीतर ढूंढ लिया है। अद्वैत के प्रहारों में अब क्रोध नहीं, बल्कि एक लय और प्रेम था। उसने जान लिया था कि सृजन ही परम स्वतंत्रता है। अंततः वो दिन आया जब मूर्ति पूरी हुई। वो एक विशाल बाज था, जिसके पंख पूरी तरह फैले हुए थे और उसकी आंखों में अनंत आकाश को छूने की ललक थी। अद्वैत ने जब अपनी कलाकृति को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि वो बाज कोई और नहीं, बल्कि वो स्वयं था। उसने अपने बंधनों को काट दिया था। मालिनी उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम अब उड़ने के लिए तैयार हो अद्वैत, उन्होंने धीरे से कहा। अद्वैत वापस शहर लौट आया, लेकिन वो अब पहले वाला व्यक्ति नहीं था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का एक छोटा सा स्टूडियो शुरू किया। अब उसके दफ्तर में नीली रोशनी नहीं, बल्कि सूरज की सुनहरी किरणें आती थीं। वो अब भी वही काम करता था, लेकिन एक नए नजरिए के साथ। उसने समझ लिया था कि मन की उड़ान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने निर्णयों और साहस में छिपी होती है। वो अब हर रोज अपने सपनों के आकाश में ऊंची उड़ान भरता था।
ज्ञान ज्योति, बोध की एक यात्रा। आलोक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन किताबों के बीच बिताया था। उसके पास हजारों पांडुलिपियां थीं और दुनिया भर का ज्ञान उसकी उंगलियों पर था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक गहरा खालीपन है। वो शब्दों को तो जानता था, लेकिन उनके अर्थ के पीछे छिपे बोध से महरूम था। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो कभी सत्य की खोज में हुआ करती थी। उसे एक ऐसी ज्योति की तलाश थी जो बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर के अंधकार को मिटा सके। एक रात आलोक ने अपने शहर को पीछे छोड़ दिया। उसने सुना था कि दूर पहाड़ियों के बीच एक ज्ञान ज्योति नाम का स्थान है, जहाँ एक रहस्यमयी मार्गदर्शक रहती है। लोग कहते थे कि वहाँ की रोशनी तेल से नहीं, बल्कि सत्य के अनुभव से जलती है। आलोक का रास्ता पथरीला था और रात का सन्नाटा डरावना, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी उसे रुकने नहीं दे रही थी। वो अपनी भारी किताबों का बस्ता कंधे पर लटकाए घने जंगलों और ठंडी हवाओं के बीच आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वो एक प्राचीन गुफा के द्वार पर पहुंचा। वहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति थी। गुफा के भीतर एक मध्यम रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे एक वृद्ध महिला मिली जिसकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड की करुणा समाई थी। उसका नाम प्रज्ञा था। वो एक छोटे से मिट्टी के दिए के पास बैठी थी। आलोक ने अपनी सारी किताबें उसके सामने रख दी और गर्व से कहा, मैंने दुनिया का सारा ज्ञान पढ़ लिया है, फिर भी मैं अशांत हूँ। प्रज्ञा ने मुस्कुराते हुए उस छोटे से दिए की ओर इशारा किया। उसने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, आलोक, ये किताबें केवल नक्शे हैं, मंजिल नहीं। तुमने नक्शों को ही अपनी मंजिल समझ लिया है। ये दिया तेल से नहीं जलता, बल्कि ये उस अहंकार को ईंधन बनाता है जिसे तुम ज्ञान समझकर ढो रहे हो। जब तक तुम्हारा ये मैं अहम नहीं जलेगा, तब तक ज्ञान की सच्ची ज्योति प्रज्वलित नहीं होगी। प्रज्ञा के शब्द आलोक के कानों में किसी गरजते हुए मेघ की तरह गूंजने लगे। आलोक को गुस्सा आया। उसने अपनी सबसे मूल्यवान किताब उठाई और प्रज्ञा से कहा, क्या आप कह रही हैं कि मेरा ये श्रम व्यर्थ है? प्रज्ञा ने शांति से उत्तर दिया, जो पढ़ा है उसे जीना सीखो आलोक। अगर तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें सरल नहीं बनाया तो वह केवल बोझ है। आलोक ने क्रोध में अपनी किताबें दिए के पास फेंकी, यह सोचकर कि शायद ये आग को बढ़ा देंगी। लेकिन लौ और भी छोटी हो गई। प्रज्ञा उसे चुपचाप देख रही थी, जैसे किसी बच्चे के हट को देख रही हो। हारकर आलोक गुफा के एक कोने में बैठ गया। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक दिखावा लगने लगी। उसने याद किया कि कैसे उसने ज्ञान के घमंड में अपने मित्रों को नीचा दिखाया था और कैसे वो हमेशा दूसरों को सिखाने की जल्दी में रहता था, पर कभी खुद को नहीं सुना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि वो वास्तव में कितना खाली है। वो ज्ञान का सागर नहीं, बल्कि शब्दों का एक सूखा मरुस्थल था, जहाँ कोई संवेदना नहीं बची थी। प्रज्ञा उठकर उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श इतना शीतल था कि आलोक को एक अजीब सी राहत महसूस हुई। प्रज्ञा ने कहा, बोध की शुरुआत स्वीकार करने से होती है। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि तुम कुछ नहीं जानते, उसी दिन तुम्हारे भीतर जानने की सच्ची प्यास पैदा होगी। आलोक ने सिर उठाया और प्रज्ञा की ओर देखा। उसे पहली बार लगा कि वो किसी इंसान को नहीं, बल्कि खुद की अंतरात्मा को देख रहा है। पूरी रात आलोक ने प्रज्ञा के साथ बिताई। उसने अपने जीवन की उन गलतियों को साझा किया जिन्हें उसने आज तक किसी से नहीं कहा था। जैसे जैसे वो बोलता गया, उसका मन हल्का होता गया। वो अपने उन दुखों को बाहर निकाल रहा था जो उसने ज्ञान के आवरण में छिपा रखे थे। उसने महसूस किया कि असली बुद्धिमानी अपनी कमियों को देखने में है। गुफा का वो छोटा सा दिया अब धीरे धीरे उज्जवल होने लगा था, जैसे वो आलोक की बातों से ऊर्जा ले रहा हो। भोर होने वाली थी। प्रज्ञा ने उस दिए को उठाया और उसे आलोक के हाथों में थमा दिया। उसने कहा, अब ये ज्योति तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, ये ज्योति तभी तक जलेगी जब तक तुम दूसरों को प्रकाश दोगे। अगर तुमने इसे फिर से अपने अहंकार की तिजोरी में बंद करने की कोशिश की तो ये बुझ जाएगी। बोध कोई संपत्ति नहीं है जिसे सहेज कर रखा जाए। ये एक बहती हुई नदी है जिसे दूसरों की प्यास बुझाने के लिए छोड़ना पड़ता है। आलोक ने कांपते हाथों से उस दिए को थाम लिया। उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वो ज्ञान जिसे उसने सालों तक बोझ की तरह ढोया था, अब एक पंख की तरह हल्का महसूस हो रहा था। उसने प्रज्ञा के चरणों में सिर झुकाया। जब उसने सिर उठाया तो प्रज्ञा वहां नहीं थी। गुफा खाली थी, लेकिन वह दिया उसके हाथ में स्थिर जल रहा था। उसे समझ आ गया कि मार्गदर्शक हमेशा भीतर ही होते हैं। आलोक गुफा से बाहर आया। दुनिया वही थी, पहाड़ वही थे और जंगल भी वही था, लेकिन अब सब कुछ अलग दिख रहा था। उसे पेड़ों की सरसराहट में संगीत और पत्थरों की चुप्पी में गहरा अर्थ सुनाई दे रहा था।
उसने अपनी पुरानी भारी किताबों को वहीं गुफा के बाहर एक शिला पर छोड़ दिया। उसने जान लिया था कि जो ज्ञान अनुभव में न उतरा हो वह केवल कागज का ढेर है। अब वो स्वयं एक ज्ञान ज्योति बन चुका था। वो नीचे की ओर चल पड़ा, उन लोगों की तलाश में जो अभी भी अंधेरे में भटक रहे थे। प्रेरणा की किरण कहानियों का सफर। शहर के शोर शराबे से दूर एक पुरानी गली के आखिरी छोर पर नीरव का छोटा सा वर्कशॉप था। यहाँ हवा में पत्थर की धूल और पुराने वक्त की खुशबू रची बसी थी। नीरव एक अनुभवी मूर्तिकार थे जिनकी उंगलियों ने न जाने कितने बेजान पत्थरों में जान फूकी थी। आज वे एक विशाल संगमरमर के सामने खड़े थे, लेकिन उनके हाथ ठिठके हुए थे। उनकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी, क्योंकि उम्र के साथ उनकी दृष्टि धुंधली होती जा रही थी। उन्हें डर था कि उनकी अंतिम कृति अधूरी रह जाएगी। तभी दरवाजे की चरमराहट हुई और रोशनी की एक पतली सी किरण कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ ही किरण अंदर आई, जो कला की छात्रा थी और जीवन के गहरे अर्थों की तलाश में थी। उसने नीरव की खामोशी को महसूस किया। किरण ने देखा कि कैसे गुरु अपनी कला के प्रति समर्पित थे, फिर भी एक अनजाने भय से घिरे थे। उसने धीरे से कहा, गुरुजी, दृष्टि केवल आंखों में नहीं, मन में होती है। पत्थर को देखिए नहीं, उसे महसूस कीजिए। उसकी बातों में एक अजीब सी ऊर्जा और प्रेरणा थी। नीरव ने लंबी सांस ली और मुस्कुराए। उन्होंने किरण को अपने पास बुलाया और उसे छेनी पकड़ना सिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे एक मूर्तिकार पत्थर के भीतर छिपी हुई मूर्ति को देखता है, न कि उसे बाहर से बनाता है। उन दोनों के बीच एक गहरा संवाद शुरू हुआ, शब्दों से कम और एहसासों से ज्यादा। किरण समझ रही थी कि कला केवल कौशल नहीं, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति है। नीरव को उस युवती में अपनी पुरानी जिज्ञासा और वही जुनून नजर आने लगा था जो कभी उनमें था। दिन बीतते गए और नीरव की आंखों की रोशनी और भी कम होने लगी। एक दोपहर काम करते समय उनके हाथ से हथौड़ा छूटकर गिर गया। वे हताश होकर बैठ गए। उन्हें लगा कि उनका सफर यहीं समाप्त हो गया है। अंधेरा केवल उनकी आंखों के सामने नहीं, बल्कि उनके भविष्य में भी छा रहा था। उन्होंने सोचा कि जिस कला के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, क्या वो अब उन्हें इस मोड़ पर अकेला छोड़ देगी? उनका विश्वास डगमगाने लगा था। किरण ने आगे बढ़कर हथौड़ा उठाया और उसे वापस गुरुजी के हाथों में रख दिया। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ उनके हाथ पर रखा। उस स्पर्श में एक भरोसा था, एक वादा था कि वो उनकी आंखें बनेगी। उसने धीरे से कहा, जब तक लक्ष्य स्पष्ट है, रास्ता अपने आप बन जाता है। आपकी उंगलियों को पत्थर की हर लकीर याद है। आप रुकिए मत। किरण की ये सादगी और दृढ़ संकल्प नीरव के लिए प्रेरणा की एक नई किरण बन गई थी। अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ। नीरव निर्देश देते और किरण अपनी कोमल लेकिन मजबूत उंगलियों से पत्थर को आकार देती। नीरव ने उसे सिखाया कि कैसे पत्थर के दर्द को सुना जाता है और कैसे उसे तराश कर मुस्कान में बदला जाता है। यह केवल एक मूर्ति का निर्माण नहीं था, बल्कि 2 पीढ़ियों के बीच अनुभव और उत्साह का मिलन था। नीरव को एहसास हुआ कि उनकी कला समाप्त नहीं हो रही, बल्कि एक नए रूप में किरण के माध्यम से जीवित हो रही है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान संतरी रंग में रंगा था, मूर्ति लगभग तैयार थी। वो मूर्ति एक ऐसी स्त्री की थी जो बादलों की ओर हाथ फैलाए खड़ी थी, मानो वो आशा का प्रतीक हो। नीरव ने कांपते हाथों से मूर्ति के चेहरे को छुआ। उन्हें अपनी उंगलियों के पोरों से महसूस हुआ कि पत्थर अब पत्थर नहीं रहा, वो एक जीवंत भावना बन चुका था। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये बोध उनके लिए अनमोल था कि पूर्णता दृष्टि में नहीं, दृष्टि के परे होती है। किरण ने नीरव की ओर देखा और महसूस किया कि आज उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया है। उसने सीखा कि सफलता का अर्थ केवल अपना नाम कमाना नहीं है, बल्कि अपनी सीख को दूसरों तक पहुंचाना है। वो समझ गई कि हर अंत एक नई शुरुआत की नींव होता है। नीरव के चेहरे पर अब एक असीम शांति थी। उन्हें अब अपने अंधेपन का दुख नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी विरासत को सुरक्षित हाथों में सौंप दिया था। प्रेरणा की वह किरण अब एक मशाल बन चुकी थी। समय अपनी गति से चलता रहा। कुछ वर्षों बाद उसी वर्कशॉप में अब किरण मुख्य मूर्तिकार थी। वो पत्थर तराशते समय अक्सर रुककर उन यादों को ताज़ा करती जो उसने अपने गुरु से सीखी थीं। वो अब केवल मूर्तियां नहीं बनाती थी, बल्कि वो आने वाले नए कलाकारों को भी वही धैर्य और दृष्टि सिखाती थी। वर्कशॉप की दीवार पर नीरव की एक पुरानी तस्वीर लगी थी, जो हमेशा उसे याद दिलाती थी कि कला और प्रेरणा का सफर कभी खत्म नहीं होता। आज किरण के पास एक छोटा बच्चा आया जो पत्थर के टुकड़ों से खेल रहा था। उसने उसे गोद में उठाया और पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा उसके हाथ में दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसमें जो तुम्हें दिखता है वही तुम्हारी असलियत है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रेरणा की वह किरण पीढ़ी दर पीढ़ी सफर करती रहती है।
जीवन का असली बोध यही है कि हम जो दूसरों को देते हैं वही अंत में हमारे साथ रह जाता है। समय की गूंज, एक अनकही सीख। विक्रम हमेशा दौड़ता रहता था। उसका जीवन व्यापारिक बैठकों, ईमेल और सख्त समय सीमाओं की एक अंतहीन श्रृंखला बनकर रह गया था। उसके लिए समय केवल एक दुश्मन था जिसे हराना जरूरी था। एक सुबह उसके दादाजी की दी हुई पुरानी सुनहरी घड़ी अचानक रुक गई। वो घड़ी उसके परिवार की आखिरी निशानी थी। विक्रम घबरा गया। उसने शहर के सबसे पुराने हिस्से में रहने वाले एक रहस्यमयी घड़ीसाज अनंत के बारे में सुना था। वो अपनी तेज रफ्तार कार लेकर तुरंत उस ओर निकल पड़ा। मन में बस एक ही धुन थी, घड़ी को फिर से चालू करना। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुराना क्लॉक टावर खड़ा था। विक्रम वहां पहुंचा और पत्थरों से बनी घुमावदार सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन उसका ध्यान केवल अपनी कलाई पर था। उसे लग रहा था कि हर बीतता सेकंड उसके करियर और जीवन का नुकसान कर रहा है। सीढ़ियों का अंत एक विशाल लकड़ी के दरवाजे पर हुआ। विक्रम ने बिना सोचे समझे दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर का नजारा किसी दूसरी दुनिया जैसा था, जहां समय शायद थम गया था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर अनंत बैठे थे। उनके आसपास हजारों छोटी बड़ी घड़ियां लटकी हुई थी, जो अलग अलग ताल में टिक टिक कर रही थीं। विक्रम ने मेज पर अपनी घड़ी पटकते हुए कहा, इसे अभी ठीक कीजिए। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मैं इसके बिना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकता। अनंत ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और शांति थी। उन्होंने विक्रम के गुस्से का जवाब नहीं दिया, बल्कि बस मुस्कुराकर घड़ी की ओर हाथ बढ़ाया। अनंत ने एक आवर्धक लेंस अपनी आंख पर लगाया और घड़ी के भीतरी हिस्सों को देखने लगे। उन्होंने एक छोटा चिमटा उठाया और अत्यंत सावधानी से एक महीन पुर्जा बाहर निकाला। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये मशीन टूटी नहीं है विक्रम, ये बस थक गई है। इसने बहुत समय तक एक ऐसे दिल की धड़कन के साथ चलने की कोशिश की है जो बहुत तेज दौड़ रहा है। विक्रम को समझ नहीं आया कि अनंत क्या कह रहे हैं। उसके लिए घड़ी सिर्फ धातु और स्प्रिंग का एक संयोजन थी। विक्रम कमरे में इधर उधर टहलने लगा। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं था। यह जानकर वो और भी बेचैन हो गया। उसने अनंत से कहा कि उसका साम्राज्य, उसकी सफलता, सब कुछ समय के सही प्रबंधन पर टिका है। उसे डर था कि अगर वह रुक गया तो दुनिया उसे पीछे छोड़ देगी। उसने अपनी उपलब्धियों का बखान किया, लेकिन अनंत शांत रहे। विक्रम की आवाज खाली कमरे में गूंज रही थी, पर अनंत का ध्यान केवल उस छोटी सी घड़ी की मरम्मत पर लगा था। अनंत ने काम रोक दिया और 2 मिट्टी के कपों में गर्मा गर्म चाय डाली। चाय से उठती भाप कमरे की धीमी रोशनी में नाच रही थी। उन्होंने एक कप विक्रम की ओर बढ़ाया और कहा, क्या तुमने कभी घड़ी की 2 टिक टिक के बीच के सन्नाटे को सुना है? असली जिंदगी वहीं बसती है। टिक बीत चुका कल है और टॉक आने वाला कल, लेकिन वह छोटा सा सन्नाटा वही वर्तमान है जिसे तुम खोते जा रहे हो। विक्रम थोड़ा ठिठका और उसने पहली बार चाय का कप थाम लिया। खिड़की से बाहर देखते हुए विक्रम को नीचे पूरा शहर एक छोटे से खिलौने जैसा लगा। वहां लोग चींटियों की तरह भाग रहे थे, गाड़ियां रेंग रही थीं और शोर का एक धुंधला सा आभास हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी शोर का हिस्सा बनने में बिता दी है। यहाँ ऊपर हवा में एक शीतलता थी और शांति का एक नया अनुभव। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपनी खुद की सांसों की लय को महसूस करने की कोशिश की। अनंत ने एक पुरानी किताब से सिर उठाकर आसमान की ओर इशारा किया, जहां एक बाज शांति से तैर रहा था। वह पक्षी कभी घड़ी नहीं देखता, अनंत ने धीमे स्वर में कहा। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसका हर काम समय पर पूरा होता है। इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसने समय को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की, पर अंत में वह खुद समय का कैदी बन गया।
विक्रम ने गौर किया कि अनंत के शब्दों में सत्य की एक ऐसी गूंज थी जिसे वो नकार नहीं सकता था। दोनों व्यक्ति अब टॉवर की विशाल घड़ियों के बड़े बड़े गियरों के पास खड़े थे। वे गियर लोहे के बने थे और बहुत धीमी लेकिन शक्तिशाली गति से घूम रहे थे। अनंत ने समझाया कि कैसे हर छोटा गियर दूसरे पर निर्भर है। अगर एक भी गियर अपनी गति से तेज चलने की जिद करे तो पूरा तंत्र चरमरा जाएगा। विक्रम ने उस ठंडे धातु को छुआ और महसूस किया कि जीवन भी एक संतुलन है जिसे वो अब तक बिगाड़ता आया था। अनंत ने घड़ी की मरम्मत पूरी की और उसे एक सुंदर लकड़ी के डिब्बे में रख दिया। विक्रम ने हाथ बढ़ाया लेकिन अनंत ने डिब्बा पीछे कर लिया। उन्होंने कहा, मैं ये तुम्हें अभी नहीं दूंगा। आज की रात तुम्हें बिना समय जाने शहर में बितानी होगी। जब भूख लगे तब खाना, जब नींद आए तब सोना। कल सुबह सूर्योदय के समय वापस आना। विक्रम पहले तो हिचकिचाया, उसे डर लगा, पर फिर उसने अनंत की चुनौती स्वीकार कर ली। उस रात विक्रम शहर की सड़कों पर बिना किसी उद्देश्य के घूमता रहा। अचानक बारिश होने लगी। सामान्य दिनों में वो भीगने के डर से अपनी कार की ओर भागता, लेकिन आज वो रुक गया। उसने बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसने एक बूढ़े सड़क किनारे बैठने वाले विक्रेता से बातें की और उसकी कहानियां सुनी। उसे पता चला कि खुशी समय के प्रबंधन में नहीं बल्कि उन पलों को गहराई से जीने में है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने टॉवर को छुआ, विक्रम वहां पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी जल्दबाजी नहीं थी। अनंत ने उसे लकड़ी का डिब्बा सौंप दिया। विक्रम ने घड़ी पहनी, पर अब उसे देखने की तड़प खत्म हो चुकी थी। उसने अनंत का शुक्रिया अदा किया और पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। उसने सीखा कि समय को पकड़ा नहीं जा सकता, केवल उसके साथ शांति से चला जा सकता है। उसकी घड़ी अब सही समय बता रही थी। जीवन के मोतीबोध कहानियों से। महानगर की ऊंची इमारतों के बीच खड़ा समर आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। चारों तरफ शोर था, गाड़ियों का हॉर्न, लोगों की भागदौड़ और मशीनों की गूंज। समर एक सफल आर्किटेक्ट था जिसने शहर के नक्शे बदले थे, लेकिन उसके भीतर का नक्शा उलझ चुका था। उसे लगा जैसे वो एक ऐसे भंवर में फंसा है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। सफलता की चमक में उसकी आंखों की शांति खो गई थी। वो कुछ पल के लिए ठहरना चाहता था, पर समय की रफ्तार उसे घसीटे जा रही थी। अगले ही दिन समर ने अपने दफ्तर की मेज पर बिखरे हुए ब्लूप्रिंट्स को देखा। ये नक्शे ऊंची इमारतों के थे, लेकिन इनमें कहीं भी सुकून के लिए जगह नहीं थी। उसका दिल भारी हो रहा था। अचानक उसे अपने पुराने गुरु वेद की याद आई, जो शहर की सीमा से दूर एक शांत बस्ती में रहते थे। वेद एक कुम्हार थे जो मिट्टी से कलाकृतियां बनाते थे। समर ने अपनी फाइलें बंद की और अपनी कार की चाबी उठाई। उसे लगा कि शायद पुराने रिश्तों की मिट्टी में ही उसके सवालों के जवाब छिपे हैं। जैसे जैसे समर शहर की कंक्रीट की दीवारों को पीछे छोड़ रहा था, हवा का मिजाज बदलने लगा। ऊंचे टावरों की जगह अब लहराते हुए पेड़ दिखाई दे रहे थे। सड़कों का शोर कम हो गया और पक्षियों का कलरव कानों में पड़ने लगा। समर ने गाड़ी की खिड़की खोल दी। ताज़ी मिट्टी की सौंधी खुशबू ने उसके फेफड़ों को राहत दी। उसका मन अब भी उन अधूरी फाइलों और ईमेल के बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो वेद के घर के करीब पहुंच रहा था, उसकी धड़कनें शांत होने लगी थीं। वेद की कार्यशाला एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे थी। वहां चारों तरफ मिट्टी के घड़े, मूर्तियां और दिए सूखने के लिए रखे थे। वेद अपने चाक के सामने बैठे थे, उनके हाथ मिट्टी में रंगे हुए थे। वे अपनी धुन में मग्न थे, जैसे दुनिया का कोई भी शोर उन्हें छू नहीं सकता था। समर चुपचाप खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। वेद के चेहरे पर जो ठहराव था, वही समर की सबसे बड़ी खोज थी। वर्षों बाद भी वेद वैसे ही सरल और शांत नजर आ रहे थे। आओ समर, बैठो, वेद ने चाक से नजरें हटाए बिना कहा, जैसे उन्हें पता था कि उनका शिष्य कब आएगा। समर उनके पास बैठ गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत थक गया हूँ। शहर में सब कुछ है पर शांति नहीं। मुझे लगता है कि मैं अपनी ही बनाई दुनिया में खो गया हूँ। वेद मुस्कुराए और उन्होंने चाक को एक और तेज धक्का दिया। उन्होंने समर की आंखों में देखते हुए कहा, शांति बाहर नहीं होती समर, वो केंद्र में होती है। जैसे इस घूमते हुए चाक का केंद्र स्थिर रहता है। वेद ने एक गीली मिट्टी का ढेला उठाकर समर की तरफ बढ़ाया। आज तुम कुछ बनाओगे? उन्होंने धीमे स्वर में कहा। समर हिचकिचाया, लेकिन गुरुजी, मैंने बरसों से मिट्टी को हाथ नहीं लगाया। मैं तो सिर्फ कांच और सीमेंट की भाषा समझता हूँ। वेद ने प्यार से समर का कंधा थपथपाया और बोले, मिट्टी से जुड़ना खुद से जुड़ना है। बस इसे चाक पर रखो और महसूस करो कि ये क्या बनना चाहती है।
डरना मत, मिट्टी गलतियों को माफ कर देती है, बस उसे सही दिशा देनी पड़ती है। समर ने चाक पर हाथ रखा। जैसे ही चाक घूमना शुरू हुआ, मिट्टी उसके हाथों से फिसलने लगी। वो जितना उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता, वो उतना ही टेढ़ी मेढ़ी होती जाती। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे लगा कि वो एक बार फिर असफल हो रहा है। ये बहुत तेज घूम रहा है गुरुजी, मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा, समर ने झल्लाहट में कहा। उसे अपनी जिंदगी भी उस घूमते हुए चाक जैसी ही लग रही थी, अनियंत्रित, तेज और समझ से बिल्कुल बाहर। वेद अपनी जगह से उठे और समर के पास आए। उन्होंने समर के हाथों पर अपने बूढ़े लेकिन मजबूत हाथ रखे। तुम इसे दबा रहे हो समर, इसे सहारा दो। चाक की रफ्तार को अपना दुश्मन मत समझो, इसे अपनी ताकत बनाओ। याद रखो, जब तक तुम भीतर से शांत नहीं होगे, तुम इस बाहरी हलचल को दिशा नहीं दे पाओगे। वेद की छुअन में एक अजीब सा सुकून था। उनके हाथों का अनुभव समर की उंगलियों के जरिए उसके मन तक पहुंचने लगा। समर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने शहर के शोर, दफ्तर के तनाव और अपनी चिंताओं को दिमाग से निकाल दिया। उसने अपना पूरा ध्यान केवल उस मिट्टी के स्पर्श और चाक की लय पर लगा दिया। धीरे धीरे उसके हाथों की जकड़न कम हुई और कोमलता बढ़ गई। उसे महसूस हुआ कि मिट्टी अब उसका विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि उसके इरादों के साथ ढल रही थी। एक गहरा मौन उसके चारों ओर छा गया, जैसे समय कुछ पल के लिए वहीं रुक गया हो। कुछ देर बाद चाक रुक गया। समर ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने एक सुंदर मिट्टी का पात्र तैयार था। वो पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं था, उसमें कुछ निशान थे, लेकिन वो सच्चा था। वेद ने समर के चेहरे की चमक देखी और बोले, देखा समर, जब तुम केंद्र में स्थिर हुए तो बाहर का शोर भी एक संगीत बन गया। जीवन भी इस चाक की तरह घूमता रहेगा। परिस्थितियां तुम्हें डगमगाएंगी, लेकिन अगर तुम भीतर से शांत हो तो तुम कुछ भी सृजन कर सकते हो। समर ने उस गीले पात्र को अपने हाथों में उठाया। उसे महसूस हुआ कि असली वास्तुकला इमारतों को खड़ा करना नहीं, बल्कि अपने चरित्र को सही आकार देना है। उसने महसूस किया कि वो अब तक केवल बाहर की दुनिया को संवारने में लगा था, जबकि उसका अपना आंतरिक घर उपेक्षित था। गुरुजी, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया, समर ने भावुक होकर कहा। मोती समुद्र की लहरों में नहीं, बल्कि गहराई की शांति में मिलते हैं। मुझे मेरा केंद्र मिल गया है। सूरज ढल रहा था जब समर वापस शहर की ओर मुड़ा। अब भी वही भीड़ थी, वही शोर था, लेकिन समर बदल चुका था। उसने अपनी कार के डैशबोर्ड पर मिट्टी का वो छोटा सा दिया रखा था। अब जब भी उसे थकान महसूस होती, वो उस दिए को देखता और खुद को याद दिलाता कि जीवन के संघर्षों के बीच भी एक ऐसा केंद्र है जहाँ सब कुछ शांत है। वो अब केवल एक आर्किटेक्ट नहीं था, वो अपने जीवन का कुम्हार बन चुका था। आज की सीख कल की राह। आज की सीख कल की राह। शहर की ऊंची इमारतों के बीच नीली और लाल नियॉन रोशनी की चमक में पथिक अपनी खिड़की के पास खड़ा था। बाहर का शोर उसके मन के भीतर के सन्नाटे से भी अधिक डरावना था। हाथ में पकड़ी हुई फाइलें और कल की मीटिंग का दबाव उसकी आंखों की थकान को और गहरा कर रहा था। वो सफल था, लेकिन क्या वो खुश था? सफलता की इस अंधी दौड़ में उसने खुद को कहीं पीछे छोड़ दिया था। आज की रात उसे अपने भविष्य की राह धुंधली लग रही थी। अगले दिन की सुबह पथिक ने एक कठोर निर्णय लिया। वो पुराने शहर के रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, जहाँ की हवा में कोयले की गंध और चाय की महक घुली हुई थी। उसने अपनी महंगी घड़ी उतारकर जेब में रख ली। ट्रेन की पटरी की आवाज उसे उस अतीत की ओर ले जा रही थी, जहाँ से उसने जीवन की शुरुआत की थी। वो कुछ सीखना चाहता था, वो सत्य जो फाइलों और आंकड़ों के बीच खो गया था। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। गांव की धूल भरी पगडंडियों पर चलते हुए पथिक को एहसास हुआ कि रफ्तार और दिशा में कितना अंतर होता है। चारों तरफ लहलहाते खेत थे और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। वो रुक गया और एक पुराने बरगद के पेड़ को देखा, जिसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी हुई थीं। उसने सोचा कि क्या उसका भविष्य भी इतना ही मजबूत हो सकता है। उसे अब एक गुरु की तलाश थी, जो उसे आज की उलझनों से बाहर निकाल सके। एक छोटे से घर के आंगन में उसने प्रज्ञा को देखा। वो एक पुराने करघे लूम पर धागों को बड़ी सावधानी से बुन रही थी। प्रज्ञा की उम्र उसके चेहरे की झुर्रियों में साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पथिक ने कभी नहीं देखी थी। पथिक ने धीरे से आंगन में कदम रखा और उन्हें प्रणाम किया। प्रज्ञा ने उसे देखा और मुस्कुराई, जैसे उसे पता था कि कोई राही रास्ता भटककर यहाँ आने वाला है।
प्रज्ञा ने करघे से उठकर एक उलझा हुआ धागा उठाया और उसे पथिक की ओर बढ़ाया। उन्होंने कहा, पथिक, जब तक तुम उलझनों को सुलझाना नहीं सीखोगे तब तक तुम नया ताना बाना नहीं बुन पाओगे। कल की राह आज की सीख से ही बनती है। प्रज्ञा की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। उन्होंने पथिक को उस धागे को सुलझाने का इशारा किया। पथिक ने धागा हाथ में लिया, लेकिन वह और अधिक उलझता चला गया। वो अपनी असफलता पर चकित था। पथिक ने घंटों कोशिश की, लेकिन रेशम के वे धागे उसके हाथों की सख्ती के कारण और टूटते गए। उसे गुस्सा आने लगा। प्रज्ञा दूर बैठी उसे गौर से देख रही थी। उन्होंने टोका नहीं, बस उसे उसकी अपनी बेचैनी से लड़ने दिया। पथिक को समझ आया कि वो धागों के साथ वही कर रहा था जो वो अपनी जिंदगी के साथ कर रहा था, जोर जबरदस्ती। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। शांति ही वो चाबी थी जो इन धागों को खोल सकती थी। प्रज्ञा उसके पास आकर बैठ गईं और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उन्होंने कहा, जीवन के अनुभव कड़वे हो सकते हैं, लेकिन वे ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अगर धागा टूट जाए तो उसे गांठ बांधकर जोड़ा जा सकता है, और वही गांठ कपड़े को एक नया डिजाइन देती है। पथिक ने उनकी आंखों में देखा और उसे अपनी पुरानी गलतियों की याद आई। उसने महसूस किया कि उसकी असफलताएं उसके भविष्य का बोझ नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन सकती थीं। प्रज्ञा ने उसे करघे पर बैठने को कहा। उन्होंने सिखाया कि कैसे लय और ताल के साथ काम किया जाता है। कल का रास्ता आज के धैर्य पर निर्भर करता है, उन्होंने मंत्र की तरह दोहराया। प्रज्ञा ने एक पुराना रेशमी कपड़ा निकाला जिसमें कई गांठें थीं, लेकिन वे गांठें मिलकर एक सुंदर फूल का आकार ले रही थीं। पथिक दंग रह गया। उसने सीखा कि कैसे अपनी कमियों को कला में बदला जा सकता है। ये उसके लिए एक नई शुरुआत थी। अब पथिक के हाथ करघे पर नाच रहे थे। उसने महसूस किया कि जब वो परिणाम की चिंता छोड़कर वर्तमान के काम में डूब जाता है तो राह खुद ब खुद साफ होने लगती है। धागे अब टूट नहीं रहे थे, बल्कि एक मजबूत और सुंदर वस्त्र का हिस्सा बन रहे थे। उसकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि उसे आसपास के शोर का पता ही नहीं चला। आज की यह सीख उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसका कलब उज्जवल दिखने लगा था। जाने का समय आ गया था। पथिक ने प्रज्ञा के पैर छुए और उन्हें धन्यवाद दिया। प्रज्ञा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ पथिक, अब तुम अपनी जिंदगी के बुनकर खुद हो। याद रखना, हर ठोकर एक नई चाल सिखाती है और हर हार जीत का आधार बनती है। दोनों गांव के किनारे तक साथ चले, जहां से शहर जाने वाली सड़क शुरू होती थी। सूरज डूब रहा था, लेकिन पथिक के अंदर एक नया सूरज उग रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए पथिक को अब वो धुंध नहीं दिख रही थी। उसे वो रेशमी धागा याद आया जिसे उसने बड़ी शांति से सुलझाया था। उसने अपनी डायरी निकाली और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा, आज की सीख, कल की राह। उसने तय किया कि वो शहर जाकर अपनी कंपनी में बदलाव लाएगा। वह केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि मूल्यों के लिए काम करेगा। उसकी आंखों में अब एक स्पष्ट विजन और आत्मविश्वास था। वापस अपने ऑफिस में खड़े होकर पथिक ने फिर से शहर की रोशनी को देखा। शोर अभी भी वही था, लेकिन पथिक बदल चुका था। उसने अपने डेस्क पर प्रज्ञा द्वारा दिया गया वो गांठों वाला कपड़ा रखा था। वो कपड़ा उसे याद दिलाता था कि मुश्किलें ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। उसने अपना फोन उठाया और एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जो लोगों के कल्याण के लिए था। आज उसने अपना रास्ता चुन लिया था, एक ऐसा रास्ता जो अनुभव से जन्मा था।